हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अजय बुढ़ानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के जो एचएससी के द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न उत्तर है उन पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन संख्या 1 कह रही है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है। ग्राम पंचायत जो है उसका कार्यकाल बताना है। तो ग्राम पंचायत जो है उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष। तो कार्यकाल कितना होता है ग्राम पंचायत का? 5 वर्ष। देखिएगा, लोकसभा है, विधानसभा है, इन सब का 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था का जो है वो प्रारंभ कैसे हुआ था, तो इनको संवैधानिक दर्जा तो दिया गया है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। कौन कौन सा है? एक है 73वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ? 1992, और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992। इसके द्वारा जो है आपका जो शहरी स्थानीय सरकार है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके द्वारा जो ग्रामीण स्थानीय सरकार को दर्जा दिया गया 73वें के तहत। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके लिए जो है 2 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? एक थी 11वीं अनुसूची और एक थी 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण स्थानीय सरकार को जोड़ा गया है, और 12वीं अनुसूची जो है उसमें शहरी स्थानीय सरकार जिसमें नगर निगम वगैरह आती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें कार्यकाल पूछा इसने सीधा सा, तो कार्यकाल कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा। क्लियर है चीज? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है। देखिएगा, राज्य विधानसभा पूछा है, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। तो ये चीज ध्यान से देखनी है पहले। तो राज्य विधानसभा जो है, मैंने अभी बताया कि लोकसभा, विधानसभा, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो इसने ऑप्शन दिया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? डी, यानी 5 वर्ष। राज्य विधानसभा जो होती है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। जैसे हरियाणा के अंदर जो विधानसभा है जिसमें अभी मनोहर लाल खट्टर गवर्नमेंट काम कर रही है, तो अभी जो विधानसभा बनी हुई है उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। जो अभी पीछे इलेक्शन हुए 5 वर्ष तक जो है पार्टी बनी रहेगी या विधानसभा जो है चलती रहेगी। इससे पहले भी भंग हो सकती है अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह अगर लाया जाता है तो उसके कारण पहले भी भंग हो सकती है। अगर मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास तो ऐसी स्थिति में विधानसभा जो है भंग पहले भी की जा सकती है। ठीक है ना। तो 5 वर्ष का वैसे कार्यकाल नॉर्मल माना जाता है। ठीक है। तो इसका विधानसभा का कार्यकाल है आपका 5 वर्ष का, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर राज्यपाल के द्वारा जो है विधानसभा भंग भी की जा सकती है, अगर मुख्यमंत्री उनको अगर जाके इस बात की सिफारिश करते हैं तो राज्य आपकी विधानसभा भंग भी की जा सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसे है। यानी जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इसका अधिकार किस व्यक्ति को है। तो देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद है संबंधित राज्य के राज्यपाल, उसके बाद है विधानसभा। तो कौन करता है इनमें से? विधानसभा नहीं करती है, आपको क्लियरली पता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल नहीं करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं। तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है जो न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की, उस प्रणाली को कहा जाता है कोलेजियम। कोलेजियम प्रणाली के अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है वो मिलकर विद सीजीआई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उनके साथ जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो मिलकर जो है एक कोलेजियम बनाया हुआ है। कोलेजियम का मतलब एक ग्रुप जो है वो बनाया हुआ है, और वो लोग जो है राष्ट्रपति को नाम भेजते हैं कि ये लोग जो है न्यायाधीश नियुक्त करने हैं, और उसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो वर्तमान में कोलेजियम प्रणाली के द्वारा जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। लेकिन करता कौन है? भारत के राष्ट्रपति जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1993 के बाद से जो है कोलेजियम प्रणाली धीरे धीरे का जो है काम में आ गई है, और उसके बाद से फिर पूरी तरह से अभी कोलेजियम प्रणाली जो है काम कर रही है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने 1-2 बार और भी ट्राई किया है, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना हो तो एनजेक। एनजेक क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है इसकी स्थापना करने की गवर्नमेंट ने प्लानिंग की थी,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दे दिया गया। पूरा का पूरा जो है ये एक ढांचा तैयार कर लिया गया था। इसके अंदर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, टोटल जो है 6 व्यक्ति थे। एनजेक जो था इसके अंदर 6 मेंबर्स जो है टोटल थे, 6 सदस्य थे इस बॉडी के अंदर। एनजेक के अंदर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो आपके न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग हिंदी भाषा में, और अंग्रेजी में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें 6 सदस्य थे। उसके अंदर से जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, वो इनके चेयरमैन थे, और बाकी अन्य 5 सदस्य थे, जिसमें 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा जो है 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो एमिनेंट पर्सन है उनको नियुक्त करना था। इस प्रकार से 6 पर्सन थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस एनजेक को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया इस चीज़ को, तो ये आगे काम नहीं कर सका। लेकिन जब जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है तो आप लोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का नाम जरूर सुनोगे, जो कि पीछे लाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में कैसे होती है, कोलेजियम प्रणाली के द्वारा जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है। और कौन कर रहे हैं, इसके अंदर से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो कौन है सार्वजनिक धन का संरक्षक, यानी पब्लिक जो पर्स है या पब्लिक का जो मनी है उसको संरक्षक कौन है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक बॉडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, आर्टिकल जो है 148 से आर्टिकल 151 तक, जिसे कहा जाता है केग। केग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। केग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है केग होते हैं हिंदी भाषा में, और अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है केग। इनका उल्लेख है 148 से 151 जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का, जो भाग 5 है, जिसमें संघ के बारे में चर्चा की हुई है। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, पार्ट 5, वो है आपका अनुच्छेद 52 से 151 तक। और जो उसके अंदर जो लास्ट आर्टिकल है 148 से 151 वाले, वो किसके बारे में उल्लेख करते हैं, वो केग के बारे में बताते हैं। और जो केग है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो भारत सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है, जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड है, जो भारत की संचित निधि है, जिसमें से भारत सरकार जितना भी पैसा यूज करती है, जितना भी पैसा जो है तरह तरह की स्कीम्स पे लगाती है, केग उन सब की स्क्रूटनी करता है। केग उन सब की स्क्रूटनी करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है, और उस रिपोर्ट को जो है फिर राष्ट्रपति को सौंपता है केग, और राष्ट्रपति जो है उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश करते हैं। तो इस पर पूरी चर्चा होती है। ये क्यों है कि किसी भी तरह से पैसे का वेस्टेज तो नहीं हुआ है कहीं पर, या मिसयूज तो नहीं हुआ है। इस चीज़ को देखने के लिए जो है केग एक बॉडी बना रखी है, जो कि वाकई बहुत इफेक्टिव भी है। बहुत सारे जो है घोटाले जो है केग ने बाहर निकाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आगे भी इसी तरह से काम करती रहेगी। तो केग जो है अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में है, और ये जो है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसे कहा जाता है। तो इसको बोला है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो कौन होगा इसमें से, ऑप्शन आपके सामने है 4। राष्ट्रपति नहीं है, संसद नहीं है, मंत्रिपरिषद नहीं है, तो कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और केग का उल्लेख यहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है। तो देखिएगा, एंग्लो इंडियन क्या होता है। एंग्लो इंडियन क्या है, जो कि यूरोपियन और इंडियन का मिक्स जो है, मिक्स ब्लड जो है, यूरोपियन और इंडियन ब्लड का जो मिक्स है, उससे जो संतान है या उसकी जो पीढ़ी चल रही है, उसको हम लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कह रहे हैं। जो कि जब यूरोपियन भारत पे आए हुए थे, जब भारत पर अंग्रेजों का एक तरह से कब्जा था या भारत पर उनका नियंत्रण था, तो उस समय बहुत सारे यूरोपियन जो लोग हैं वो भारत में आकर बस गए थे, और यहाँ पर जो है उन्होंने लोकल मैरिज भी कर ली, और इस प्रकार से उनकी कम्युनिटी बसी हुई थी। तो पीछे तक क्या होता था कि हम लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हमारे संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत, आर्टिकल 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो है लोकसभा के अंदर, कहां पर, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, ताकि उस कम्युनिटी को, उस समुदाय को रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके लिए जो है 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अभी जो है इनकी कम्युनिटी की या समुदाय की संख्या जो है बहुत ही कम बची हुई थी, इसलिए
अभी लास्ट संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में 104वां संविधान संशोधन। अगर पूछे कि अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं भारत के संविधान में, आंसर क्या है 104। जो 104वां लास्ट संविधान संशोधन था उसके तहत जो है इस चीज को खत्म कर दिया गया है कि जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जा रहे थे राष्ट्रपति द्वारा, अब वो आगे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि समुदाय की संख्या बहुत ही कम है, तो इसलिए अगर कोई चुनाव जीतकर आता है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज राष्ट्रपति ऐसे मनोनीत नहीं करेंगे। और ये किसके तहत खत्म किया गया? 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है, अंतिम संविधान संशोधन, उसके द्वारा जो है इस चीज को खत्म किया गया है। इसके अलावा जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है एक चीज और भी की गई है, जो SC एंड ST, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है, इस समुदाय की या इस कैटेगरी के जो सदस्य है उनके लिए रिजर्वेशन जो है 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी 2030 तक रिजर्वेशन जो है लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर बढ़ा दिया गया है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखनी है कि एक सदस्य जो है विधानसभा के अंदर भी राज्यपाल द्वारा राज्यों में मनोनीत किया जाता था। जो राज्य की विधानसभा होती थी वहां पर भी एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाना था, उसी को भी खत्म कर दिया गया है। तो अभी एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाएगा, ना तो विधानसभा में और ना ही लोकसभा में। और इसे किसके द्वारा समाप्त किया गया? 104 के तहत, 104वां संविधान संशोधन। इसके अलावा SC और ST को रिजर्वेशन जो है वो 10 वर्ष के लिए किस लिए कहां पर बढ़ाया गया है? लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। ठीक है, उन सदस्यों के लिए जो लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के लिए रिजर्वेशन या आपका ये SC ST के लिए रिजर्वेशन जो है 104वें संविधान संशोधन के लिए 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये 10-10 वर्ष करके हम लोग बढ़ाते आ रहे हैं जब से संविधान लागू हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन अब देखते हैं कि इसने पूछा है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत, तो कितना आंसर हो जाएगा? 2, यानी ए ऑप्शन जो आपका वो करेक्ट हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को प्रदान करता है? तो देखिएगा, अखिल भारतीय सेवाएं क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती है? इसमें 3 सर्विस आती है। एक आता है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक आता है IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस, और एक आता है IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक इंडियन फॉरेन सर्विस भी होता है, वो नहीं इंक्लूडेड है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो इसके अंदर आता है। तो ध्यान रखना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, IAS, इंडियन पुलिस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, इन 3 सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं में माना जाता है। बाकी सब जो है ग्रुप A के तहत, और ये UPSC के द्वारा जो है सिलेक्टेड होते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो एग्जाम कंडक्ट करती है इनका, और इस प्रकार से ये सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी UPSC के अंदर ही ग्रुप A की भी जॉब्स है, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन रेलवे है सर्विस है, इस प्रकार से और भी बहुत सारी है, तो वो अलग चीज है, वो अखिल भारतीय सेवा के अंदर शामिल नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि इसने पूछा कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि अखिल भारतीय सेवाओं को प्रदान करता है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है, ये एक राज्यसभा की विशेष शक्ति भी है। क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं को बढ़ाना या घटाना, इससे संबंधित कोई कार्य है तो वो केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा या राज्यसभा उसको इनिशिएट कर सकती है। तो ये जो है अनुच्छेद 312 राज्यसभा की विशेष शक्ति भी मानी जाती है, तो ये बात भी साथ साथ में ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं को प्रदान। इसके अलावा जो मॉडर्न सिविल सर्विसेज है, उनका जनक किसे कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। तो मॉडर्न सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मॉडर्न सिविल सर्विसेज का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 312 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा कौन कहाँ लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में है। 310 नहीं है, 311 नहीं है, 314 नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 312, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कहां शामिल किया गया है? यानी भारतीय संविधान में जो कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को कहां शामिल किया गया, ये पूछा गया है। तो देखिएगा, जो भारतीय संविधान का भाग 4 है वो है आपका नीति निदेशक तत्व यानी DPSP। DPSP क्या है? संविधान के भाग 4 के अंदर, जो हमारे संविधान का भाग 4 है, इसमें DPSP का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व भी कहा जाता है हिंदी भाषा में, और शॉर्टली इसको DPSP के नाम से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है।
तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। अब क्या है कि जो नीति निदेशक तत्व है वो ऐसे शामिल किए गए हैं कि अगर इनको कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट जो है वो लागू करता है तो ये जो चीजें लागू की जाती है, अगर अनुच्छेद 36 से 51 तक आप पढ़ोगे सारे के सारे अनुच्छेद, तो उनमें सारों में ऐसी बातें लिखी हुई है जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य जो है बनाया जा सकता है, एक वेलफेयर स्टेट डेवलप किया जा सकता है अगर कोई भी राज्य इस चीज को लागू करता है तो। और इसको जो है अगर लागू नहीं करता है डीपीएसपी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके खिलाफ जो है किसी भी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। जैसे कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अगर लागू नहीं होते या मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अगर लागू नहीं हुए हैं तो आराम से घर बैठो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फर्क है डीपीएसपी और मौलिक अधिकार के अंदर बेसिकली, तो ये भी ध्यान रखना है। अब क्या बात है कि कल्याणकारी राज्य की बात अगर करें तो इसके अंदर आपको एक एक जब आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखो भी इस चीज को कि किस प्रकार से जो है सारी चीजें इस तरह से लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें से ढूंढो अभी कौन सा हो जाएगा। मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। नागरिकता नहीं, चुनाव आयोग प्रावधान नहीं, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये राम राज्य या वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बनाते हैं एक तरह से, तो डीपीएसपी में शामिल किया गया। क्लियर है ये चीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन में मतदाताओं की उम्र सीमा को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। यानी क्या पूछ रहा है, वोट डालने की जो उम्र है वो पहले क्या थी, 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो वो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है। यानी पहले क्या था, अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु का है तभी वोट डाल सकता है, लेकिन वर्तमान में क्या है, अभी आप लोग 18 वर्ष के ऊपर की आयु के हो तो वोट डाल सकते हो, आपका वोटर कार्ड बनता है और आप वोट डाल के आ सकते हो। तो ये चीज कब की गई ये पूछना चाह रहा है। तो देखिएगा, इनिशियली था 21, वर्तमान है 18। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ 61वां और कब हुआ, 1989 में, जिसके तहत आयु को घटाकर कर दिया गया 18, ठीक है। अब वोट डालने की 18 आयु है और चुनाव लड़ने की आयु आपको पता होगा, अगर स्थानीय सरकार का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष, इसके अलावा लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष, इसके अलावा राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष, इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का पूरी का। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है ये आयु सीमा को घटा दिया गया था। तो ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी, 61वां संविधान संशोधन। क्लियर है ये चीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके महाभियोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यानी इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके महाभियोग का कोई भी प्रावधान नहीं है, इंपीचमेंट का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। तो ये बात पूछी गई है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बोल रहा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का तो बिल्कुल है, आर्टिकल 61 जो है, अनुच्छेद 61 जो है वो क्लियरली बोलता है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। तो आर्टिकल 61 के अंदर राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में पूरी बात लिखी हुई है, किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से होगा, कौन व्यक्ति उसमें भाग लेगा महाभियोग में, तमाम चीजें दी हुई है। तो ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा बोल रहा है राज्य का राज्यपाल, इस पर चर्चा करते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल, भारत के मुख्य न्यायाधीश को अगर आप पद से हटाना चाहते हो तो महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति, बिल्कुल, महाभियोग से ही भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब कौन बच गया, राज्य का राज्यपाल। देखिएगा, जो राज्य का राज्यपाल है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति का जिक्र किया हुआ है। प्रत्येक राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है, लेकिन बाद में 1956 में 7वां संविधान संशोधन करके एक नई बात शामिल की गई कि अगर एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो वर्तमान में यह परिस्थिति है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अब बात यह है कि कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति। भारत में जो राष्ट्रपति है वो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो केंद्र में सरकार है वो जो है वो बताएगी कि कहां पर किस राज्य के राज्यपाल को, किस राज्य में जो है किस राज्यपाल को या किस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करना है। ये कौन करेगा, फिर राष्ट्रपति करते हैं। इसी प्रकार से एक राज्यपाल को दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, वो भी कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति।
इसके अलावा अगर उनको घर पे बैठाना है यानी पद से हटाना है तो वो भी किया जा सकता है। कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। तो क्या है कि राज्यपाल को जो है एक तरह से राष्ट्रपति के द्वारा ही सारी चीजें की जा रही है, और राष्ट्रपति किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसलिए केंद्र में जो सरकार होती है और राज्य में जो सरकार होती है, इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है, गतिरोध हो जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार जो है अपना कोई भी व्यक्ति होगा उसको राज्यपाल के रूप में नियुक्त करेगी, और राज्यपाल जो होगा वो अगर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर ही रहा है और केंद्र सरकार का उसके साथ कोई लिंक भी है, तो फिर राज्यों में कार्य में बाधा होने लग जाती है। तो इस प्रकार से चीजें जैसे कि हम लोग बार बार देख रहे हैं, कई राज्यों के अंदर ऐसा हो भी रहा है। अभी पीछे राजस्थान के अंदर था, उससे पहले कर्नाटक के अंदर था, महाराष्ट्र के अंदर था। तो अनेक राज्यों में इस प्रकार की गतिविधियां हम लोग समय समय पर देखते रहते हैं, किस प्रकार से जो है राज्यपाल को केंद्र सरकार कंट्रोल करती है और किस प्रकार से चीजें होती है। ठीक है ना? तो इसलिए जो है केंद्र और राज्यों के संबंध में जो है, केंद्र और राज्यों के संबंध सुधारने के लिए, इनके रिलेशंस अच्छे करने के लिए 2-3 आयोग भी बनाया गया है, जिसके अंदर जैसे कि एक वेरी फेमस आयोग था सरकारी आयोग। सरकारी आयोग जो है, इसके अध्यक्ष से रणजीत सिंह सरकारिया, जो कि 1983 में बनाया गया था सरकारी आयोग, और इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दे दी थी 1987 में। इसके अलावा पुंची कमीशन भी बना था 2007 से 10 के बीच में। 2010 में उनकी भी रिपोर्ट आ गई थी, MM पुंची की अध्यक्षता में पुंची आयोग बना था। तो ये जो है, ये आयोग जो बने हैं पुंची आयोग, तो इन आयोगों ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो एक चीज क्लियरली बताई इन दोनों आयोगों ने, इन दोनों ही कमीशंस ने, कि देखिएगा जो राज्यपाल जो है, आप जो भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो, वो एक तो एक्टिव पॉलिटिक्स का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक्टिव पॉलिटिक्स इन द सेंस कि सक्रिय राजनीति का कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वो राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इस बात का? कि अगर आपको राज्यपाल की नियुक्ति करनी है हरियाणा के अंदर, या हरियाणा के अंदर फॉर एग्जाम्पल, तो वो राज्यपाल जो है वो हरियाणा के नहीं होने चाहिए। वो गुजरात से हो सकते हैं, वो महाराष्ट्र से हो सकते हैं, वो राजस्थान से हो सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे राजस्थान में करना है तो वो हरियाणा से हो सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर से हो सकते हैं, तमिलनाडु से हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है, जो कि अभी वर्तमान में ऐसा हो भी रहा है, आप लोग देखते भी होंगे। ठीक है? तो ये जो है इन आयोगों की सिफारिश को थोड़ा बहुत माना भी गया है। क्लियर है ये चीज? तो ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा इसमें? किसके महाभियोग के लिए? तो राज्यपाल के महाभियोग का कोई बात नहीं है। जब राष्ट्रपति का मन किया, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर है, जब राष्ट्रपति का मन किया बुला लिया, जब हटाना चाहा हटा दिया, ट्रांसफर करना चाहा कर दिया। तो इस प्रकार से, तो इनके महाभियोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष। तो अध्यक्ष तो पूछा ही है इसने, ये तो नहीं है, ये तो कोई बात बनी नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के भी। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वो, जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो व्यक्ति। ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है कि, क्योंकि देखिएगा उपराष्ट्रपति का पद जो है वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं जब तक राष्ट्रपति का पद खाली रहता है। अब वो उपराष्ट्रपति जो है इस चीज का ही वेट कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद कब खाली हो, अब उनसे कुछ काम करवाया जाए, तो इसलिए क्या है, वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का क्या अर्थ होता है? पदेन या एक्स ऑफिशियो जब हम लोग किसी चीज के पीछे लगाते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी पद पर होने के नाते कोई पद मिल रहा है, यानी उपराष्ट्रपति है इसलिए उनको वो कर रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो भी होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा। पदेन अध्यक्ष इसलिए लगाते हैं हम लोग। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तो उपराष्ट्रपति होंगे राज्यसभा के अध्यक्ष। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे राज्य के राज्यपाल के बारे में ही, तो आप लोगों को पता है। ऑप्शन बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। पहला बोला है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल बैकडोर में काम जरूर कर रहा होता है लेकिन नियुक्ति उनके द्वारा नहीं होती है। ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एकदम गलत, नहीं होता। लोकसभा के अध्यक्ष, बिल्कुल ही गलत, नहीं होता। ये एलिमिनेशन मेथड है। जैसे कि दो तो आपको पता है बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, ये तो एकदम ही गलत है।
तो ऐसे क्वेश्चंस में जो ऐसे ऑप्शंस होते हैं उनको तो तुरंत जो है गलत कर देना है। फिर आपके पास एक दो ऑप्शन बचते हैं, उनमें से देखो। अब चौथा ऑप्शन बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति, तो राज्यपाल की नियुक्ति अभी हम लोगों ने चर्चा की भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जो है राज्यों में कार्य करते हैं। क्लियर है चीज? तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है धन विधेयक देश प्रस्तावित किया जाता है। कहां प्रस्तावित किया जाता है धन विधेयक? धन विधेयक यानी मनी बिल। मनी बिल के बारे में बात कर रहा है, मनी बिल या धन विधेयक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, आर्टिकल 110, इसमें उल्लेख है धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक जो है वो केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और ये धन विधेयक कौन सा होगा, कौन सा साधारण विधेयक होगा, और इनमें से धन विधेयक जो है होने की पुष्टि करने वाला व्यक्ति होता है लोकसभा का अध्यक्ष। यानी लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन पुष्टि करता है इस बात की कि धन विधेयक कौन सा होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और लोकसभा अध्यक्ष इस बात की पुष्टि करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, बिल्कुल है। इसके अलावा राज्यसभा में इसको, जब लोकसभा इसको पारित कर देती है धन विधेयक को, और लोकसभा में भी किसी मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर के द्वारा नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगर लोकसभा में धन विधेयक पारित हो जाता है तो उसके बाद जाता है वो राज्यसभा में। राज्यसभा अगर चाहे तो उस पर कुछ अपनी राय दे सकती है। अब राय जो है वो लोकसभा माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। इसके अलावा राज्यसभा कोई भी एक्शन ना ले, उसको डिले कर सकती है। तो कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 14 दिन के लिए उसको डिले कर सकती है। उसके बाद उस विधेयक को लोकसभा में जैसे तैसे वो हुआ था पारित, वैसे ही उसको पास मान लिया जाता है। ये चीज होती है। अब एक चीज देखिएगा, यदि लोकसभा में धन विधेयक पारित होना है और उसके बाद राज्यसभा का कुछ उसमें हिसाब किताब ज्यादा है नहीं, वो 14 दिन के लिए डिले कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर धन विधेयक पारित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? ऐसी स्थिति में जो मंत्री परिषद है वो भंग हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा ही पूरी करता धरता है और फिर भी विधेयक पारित नहीं हो रहा है। तो इसका सीधा अर्थ है कि सरकार की लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है, तभी तो विधेयक पारित नहीं होगा, अदरवाइज हो जाता। तो इसलिए वो साफ तौर पर तय करता है इस बात को, या शो करता है इस बात को कि मेजोरिटी नहीं है, इसलिए जो है सरकार भंग हो जाती है। तो ध्यान रखना इस बात को कि धन विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? 14 दिन के लिए राज्यसभा डिले कर सकती है इसको, तो ये आपका ऑप्शन ए क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है नगर निगमों में चुनावों का संचालन कौन करता है? यानी जो नगर निगम है उनमें चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो कौन करेगा? जो नगर निगम होते हैं, यानी पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है सीधे तौर पर। पंचायती राज प्रणाली जो है इसको हम लोगों ने बात किया था 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ है। 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में, और इसके द्वारा जो है वो शहरी क्षेत्र में 74वें के द्वारा, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है ये लागू हो गया। ये 11वीं अनुसूची में है, जोड़ा गया, और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो है एक राज्य चुनाव आयोग का और गठन किया गया ताकि वो स्थानीय सरकारों के चुनाव करवा सके। अभी क्या है? लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इन सभी के चुनाव करवाता है भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो। लेकिन जो स्थानीय सरकार है उनका चुनाव केवल कौन करवाता है? चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे वो जिला परिषद है, इन सबके चुनाव कौन करवाता है? इन सबके चुनाव करवाएगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग। तो ध्यान रखना इस बात को कि कई बार कंफ्यूज करके विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है आपसे राज्य चुनाव आयोग लगवा लेता है। लेकिन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। क्लियर है ये चीज? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची प्रदान करता है? यानी कौन सा संविधान की कौन सी अनुसूची ऐसी है जो भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं को बताती है, उनके बारे में उल्लेख है जिसमें। तो देखिएगा हमारे संविधान के अंदर वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियां थी 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 हो गई है, तो 4 और बढ़ गई। इसका मतलब अब जो 4 बड़ी है उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं
जिनके बारे में हम लोग सेपरेट चर्चा करें। 11वीं 12वीं जैसे कि स्थानीय सरकारों के लिए हो गई। 10वीं जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून के लिए शामिल की गई थी। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन 8वीं जो लास्ट थी उसके अंदर जो है भाषाओं का उल्लेख है। पहले जो है 14 भाषाएं थी जो कि मान्यता प्राप्त भाषाएं जो थी वो 14 थी भारतीय संविधान के अनुसार, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या हो रखी है 22। तो कितनी और बढ़ गई? 8 भाषाएं और बढ़ गई। देखें अगर बात करें तो ये 14 से 22 कैसे हुई? इसके लिए 21वां संविधान संशोधन हो गया था 1967 में। उसके बाद जो है फिर बढ़ी थी, 71वां संविधान संशोधन हो गया था आपका 1992 में, और उसके बाद जो है फिर आपका 92वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ 2003 के अंदर। इस प्रकार से जो है इसमें एक सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, इसमें जो है एक भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद फिर 3 भाषा जोड़ी गई थी, जैसे कि अगर बात करें तो इसमें नेपाली जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी, कोंकणी जोड़ी गई थी। तो इसमें जो है लास्ट में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस प्रकार से टोटल 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो अब जो है 14 और 8 कितना हो गया? टोटल 22 जो है मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जो कि 8वीं सूची में शेड्यूल्ड लैंग्वेज जिनको हम लोग कहते हैं वो 8वीं अनुसूची के अंदर लिखी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाषाओं का उल्लेख कौन सी में है? 8वीं अनुसूची में है। और ये जो है 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। मूल संविधान में कितनी थी? केवल 14 ही भाषाएं थी। एक बार एक जोड़ी, फिर 3 और फिर लास्ट में 4 भाषाएं और जोड़ दी गई है। क्लियर है चीज? तो वर्तमान में 22 है, ध्यान रखना है। और अनुसूची कौन सी होगी? 8वीं हो गई। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन आपका, यदि पंचायत विघटित की जाती है तो कितने समय में चुनाव करवाए जाते हैं? अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो कितने समय में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो देखिएगा, वैसे तो जो पंचायत है उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले पहले चुनाव करवाना अनिवार्य है, लेकिन किसी कारणवश बीच में ही कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगर पंचायत का विघटन हो जाता है या डिसॉल्व हो जाती है पंचायत, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा कि 6 महीने से या 6 महीने के अंदर अंदर जो है चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है उसका चुनाव करवाना आवश्यक होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्या चीज है? कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन किसी कारणवश अगर विघटन हो जाता है पहले ही, तो उसके विघटन के 6 महीने के अंदर अंदर जो है चुनाव करवाना अनिवार्य है। ठीक है, और वैसे क्या होगा? कार्यकाल पूरा होने से पहले पहले चुनाव करवाना होता है। क्लियर है चीज? तो इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कितने समय चुनाव करवाए जाने चाहिए? तो 6 महीने से पहले पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में शपथ एवं वचनबद्धों की विविध स्वरूपों को निर्धारित करती है? यानी शपथ और प्रतिज्ञा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, ये पूछता है। शपथ एवं प्रतिज्ञा, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन जो है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां जो है उनमें से ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें शपथ एवं प्रतिज्ञा का उल्लेख है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से शपथ लेगा, उनके बारे में जिक्र किया हुआ है। एक अनुसूची ऐसी है, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो देखिएगा, 8वीं अनुसूची आप लोगों को पता ही है, अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, भाषाओं के बारे में है, तो नहीं हो सकता, क्लियरली पता है आपको। 10वीं अनुसूची जो है ये किसके बारे में है? दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय जो है 1985 में 10वीं अनुसूची को लागू कर दिया गया था, इसको शामिल कर दिया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून को। तो ये भी नहीं है ऑप्शन आपका। तो फिर कौन सा बच गया? पहली अनुसूची जो है पहली अनुसूची में नहीं है, इसमें राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची जो है उसमें शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है कि शपथ एवं प्रतिज्ञा जो है किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो बताइए कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे मूल संविधान में? देखिएगा, जो भारत का संविधान जिस वक्त लागू हुआ था उस वक्त उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में जो है अनुच्छेद संख्या बढ़ चुकी है, 465 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं, अनुसूचियां आपकी 12 हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए आपको कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में क्या था, तो उसके बाद कुछ चीजें घटी है, कुछ बढ़ी है, तो वो इस प्रकार से क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि मूल संविधान जब हमारा लागू हुआ था तो उसमें कुल
7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 कैसे हो गई? एक मौलिक अधिकार कहां चला गया? जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो पहले जैसे समानता का अधिकार है, समानता इन इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी जो है वो अनुच्छेद 14 से 18। अगर बात करें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख है इसका, और अनुच्छेद इसका कहां से तक है? 12 से लेकर 35 तक जो है वो आर्टिकल के अंदर इसका जिक्र किया हुआ है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। अब अनुच्छेद 12 और 13 को छोड़कर 14 से 18 जो है, अनुच्छेद 14 से 18 जो है उसमें समानता के अधिकार में बात किया गया है। उसके बाद फिर 19 से 22 जो है उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया गया है। फिर 23-24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात किया गया है। इसी प्रकार से फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा 25 से 28 तक। फिर 29 से 30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल के बारे में आ जाएगा, ठीक है ना, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। उसके बाद जो है एक अनुच्छेद था आर्टिकल 31 जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले मौलिक अधिकार था। उसके बाद फिर लास्ट अधिकार जो था 32 अनुच्छेद 32 के तहत वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था वो लास्ट मौलिक अधिकार। लेकिन जो अनुच्छेद 31 के अंदर ये प्रॉपर्टी का राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको अभी हटा दिया गया है। इसको हटाकर देखिएगा, इसको अभी यहां से हटा दिया गया अनुच्छेद 31 के तहत। तो इसमें पूछा जाता है कि इसको कब हटाया गया, तो कब हटाया गया इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। और इसे कहां डाल दिया गया, अब ये कहां पर है वर्तमान में, ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो है अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये कहां पर है अभी? अनुच्छेद 300A में। ये कहां पर है अभी? अनुच्छेद 300A में, जो कि मौलिक अधिकार में नहीं है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। तो कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल है, एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है ये, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान में तो अब भी है ये, लेकिन मौलिक अधिकार से बाहर निकाला इसको। तो कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि कब निकाला गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत निकाला गया। कहां पर है? 300A। क्लियर है? तो इसका सही आंसर अब आप बताओ कौन सा हो जाएगा? कौन सा पूछा इसने? मूल संविधान में। तो मूल संविधान में कौन सा हो जाएगा? यू नो वेरी वेल। तो मूल संविधान में हो जाएगा अभी 7 इसका, और वर्तमान में 6 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है आपका, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? संसद का उच्च सदन जो है कौन सा है? लोकसभा है कि राज्यसभा? या लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है, या फिर लोकसभा, राज्यसभा था राष्ट्रपति, तीनों को कहा जाता है? तो देखिएगा उच्च सदन, वैसे संसद जो है वो तीनों को मिलाकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में जिक्र किया गया है। लेकिन उच्च सदन के बारे में पूछा है, तो देखिएगा हमारे जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके अन्य नाम भी है। जैसे कि लोकसभा जो है इसको एक लोअर हाउस यानी निम्न सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है राज्यसभा उसी प्रकार से इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। तो कौन सा इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा? संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति है, राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त करते हैं? देखिएगा, ये जो नियुक्ति का प्रावधान है ये हम लोगों ने ले रखा है आयरलैंड के संविधान से, जहां से नीति निर्देशक तत्व लिए हुए हैं, वहीं से हम लोगों ने राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना भी लिया हुआ है। अब 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यसभा के अंदर, जो कि कला यानी आर्ट, साहित्य यानी लिटरेचर, साइंस यानी विज्ञान एवं सोशल सर्विस सामाजिक सेवा, इन 4 आधार पर। कई बार स्पोर्ट्स का भी पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि पीछे का थोड़े दिन पहले जो है सचिन तेंदुलकर जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, मनोनीत किया गया था। तो आप लोगों ने सोचा होगा खेल के आधार पर, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 ही चीजें हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इन 4 आधार पर राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 12 सदस्यों की नियुक्ति। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात का। 4 ही आधार है, ओनली आर्ट यानी कला, लिटरेचर यानी साहित्य, इसके अलावा साइंस यानी विज्ञान और सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा। ठीक है, तो ये
हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट, 12 सदस्य। इसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन आपका 20वां और देखते हैं हम लोग, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो ज्वाइंट सीटिंग जो है संसद की, पार्लियामेंट की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये बात पूछी गई है। तो देखिएगा ज्वाइंट सीटिंग जो है, संयुक्त सत्र है, ये क्या चीज है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 है, आर्टिकल 108 जो है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर किसी बिल को लेकर, किसी विधेयक को लेकर अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इसी स्थिति में राष्ट्रपति उन दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी विधेयक जो है वो लोकसभा और राज्यसभा पास करती है और उसके बाद वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद वो विधेयक क्या बनता है, वो कानून बनता है। तो इसलिए जो है इन दोनों के द्वारा पास होना जरूरी है। अब मान लीजिए लोकसभा ने पास करके राज्यसभा में भेज दिया और राज्यसभा उस पर कोई भी कुछ भी नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो इसी स्थिति में जो है राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त सत्र बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति। अब इसमें क्या होगा कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हमें लगता है कि राष्ट्रपति करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाते हैं, लेकिन बैठक की अध्यक्षता जो है वो नहीं करते हैं, वो की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगर वो मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होंगे, डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा की जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो फिर उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे, बल्कि जो उपसभापति होंगे राज्यसभा के, वो करेंगे। तो इस प्रकार से ये चीजें चलती है। तो आपको अच्छे से ध्यान क्लियर रखना है एकदम से इस चीज को। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त सत्र की बैठक की अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो ये जो आपका अंतिम क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बाकी आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की चीजें अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।